फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स के डिस्कशन में जो अगला फैक्टर आता है लाइट के बाद नंबर 2 पर, अगला फैक्टर CO2 कंसंट्रेशन। कुछ पॉइंट आसान हैं, जानने के हैं, कुछ में कॉन्सेप्ट भी लगेगा। CO2 कंसंट्रेशन सबसे पहले जाननी है कि वर्तमान में एटमॉस्फेयर में लगभग कितनी CO2 कंसंट्रेशन है। करंट एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन इज अबाउट 400 ppm, लगभग 400 ppm। आप पुरानी केमिस्ट्री की किताबों में, केमिस्ट्री में जो डाटा देखते हैं 300 ppm का, वो पुराना डाटा है। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। पोल्यूशन होते होते जो कंसंट्रेशन बढ़ी है 400 ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। एटमॉस्फेयर में पर मिलियन में CO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने, 400। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है 400 माइक्रोलीटर पर लीटर। 400 ppm लिखे या माइक्रोलीटर पर लीटर एक ही बात है। 400 NCERT ने दोनों यूज किया है, 400 ppm या 400 माइक्रोलीटर पर लीटर। हाँ, उसके आंकड़े अलग हैं पर यूनिट दोनों लिए उसने। ये दोनों पॉइंट आगे, या इसी को परसेंटेज में कहें तो कहलाएगा 0.04%। ये कंसंट्रेशन याद रखनी जरूरी है। अब तुरंत अगला सवाल बनता है कि क्या CO2 की ये मात्रा, ये अमाउंट प्लांट्स के लिए लिमिटिंग है या नहीं है, मतलब इसकी कमी से रेट प्रभावित हो रहा है या नहीं। आंसर बनता है दैट दिस CO2 कंसंट्रेशन इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर C4। किसके लिए नहीं है, C4 के लिए नहीं है। किसके लिए लिमिटिंग है, C3 के लिए है। लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट्स। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। C4 के लिए ये लिमिटिंग नहीं है, C3 के लिए लिमिटिंग है। क्यों, दिखेगा तुरंत आगे ग्राफ से। ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये CO2 कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पर। जैसे जैसे CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाई, रेट बढ़ा, दोनों का बढ़ा। C4 में जो सैचुरेशन आ रहा है वो आ रहा है लगभग कितने पर, 360 ppm पर। C3 में कितना आ रहा है, 450 पर। अब आपसे कोई पूछेगा कि वर्तमान एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन बताओ, तो वर्तमान एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन का लाइन लगभग यहां खींचूंगा। कितना बताया था, 400 ppm। दिमाग लगाना, एटमॉस्फेयर में कितनी CO2 अवेलेबल है, 400 ppm। C4 ने अपना मैक्सिमम रेट कितने पर प्राप्त कर लिया, 360। इससे ज्यादा और कंसंट्रेशन बढ़ाने पर उसको बेनिफिट नहीं है, ग्राफ सैचुरेट हो गया। इसका मतलब जितनी इसकी डिमांड है, इसकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो कितनी, 360, और ऑलरेडी उससे ज्यादा अवेलेबल है। तो जितनी मांग कर रहा है उससे ज्यादा तो एटमॉस्फेयर में ही है, तो भाई कमी कैसे पड़ जाएगी। इसका मतलब C4 प्लांट के लिए एटमॉस्फेयर की CO2 कम नहीं है, लिमिटिंग नहीं है। C3 में सैचुरेशन कहां जाकर आया, 450 पर। ये NCERT बताता है कहां जाकर आया, ये 360 और 450 ये बताया NCERT ने भी। तो ये 450 पे जाके आया। फिर वही सवाल पूछेंगे, एटमॉस्फेयर में कितनी उपलब्ध है, 400। C3 प्लांट की ऑप्टिमम डिमांड कितनी है बेटर परफॉर्म करने के लिए, मैक्सिमम परफॉर्म करने के लिए, 450। तो भाई डिमांड से कम अवेलेबल है ना, और जिसकी कमी होगी वही लिमिटिंग होगा। तो इसलिए C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है। तो ये तो हो गया लिमिटिंग की स्टोरी। फिर इसके पीछे की कहानी, सर ये पीछे क्या है। बेटा एटमॉस्फेयर में तो 400 है, इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर की स्टोरी तो नहीं है, इसके पीछे तो लेबोरेटरी की स्टोरी है। ग्राफ कह रहा है यदि आप लेबोरेटरी में प्लांट को रख ले, एक C4 को और एक C3 को, और 0 से CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू करें, तो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। लेकिन ध्यान देना, C4 में तो 0 से थोड़ा सा आगे चलते ही, 0 से ही बाहर निकलते ही तुरंत फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ना शुरू हो गया, 0 को छोड़ते ही रेट बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन C3 में तो भैया काफी CO2 देनी पड़ेगी, तब जाकर आपको नेट रेट मिलेगा। क्यों, बेचारे के रुबिस्को के आसपास ऑक्सीजन है। जब तक गुड अमाउंट में CO2 ना दे दोगे, C3 का रुबिस्को नहीं बच पाएगा ऑक्सीजन से।
लेकिन C4 के रूबिस्को के पास तो ऑक्सीजन फैली हुई नहीं है, उसका मीजोफिल सेल अलग था और बंडल शीथ सेल अलग था। इस कारण से थोड़ा सा CO2 देते ही तुरंत रेट आ जाएगा नेट, जबकि C3 में नेट रेट लाना इतना आसान काम नहीं है। सो दे नीड मोर CO2 टू स्टार्ट नेट फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ये कारण है इस ग्राफ के यहाँ आगे से शुरू होने का। एक्सप्लेन किया मैंने, जो बच्चा ध्यान से देख लेता है वो सवाल करता है सर C3 का ग्राफ आगे से क्यों शुरू हो रहा है। इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि C3 को इतनी परफॉर्मेंस लाने के लिए ज्यादा CO2 चाहिएगी और C4 को कम CO2 ही पर्याप्त है। ये दिखेगा भी आगे। पहले पॉइंट आता है एनसीईआरटी के लेवल का, CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट लिया। एनसीईआरटी बिना ये टर्म लिए समझाता है कि यदि अभी तो एटमॉस्फेयर में 400 ppm है, C3 बेहतर काम करेगा कितने पर, 450 पर। तो हमने लिखा है यदि किसी चैम्बर में, ग्रीन हाउस चैम्बर में रखकर वहां पर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो इससे C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। इंक्रीज इन CO2 concentration inside a greenhouse chamber increases productivity of C3 plants। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिए, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। टोमेटो एंड बेल पेपर। आप ग्राफ दोबारा देख लो, ग्राफ दोबारा देख लो भैया। आप एटमॉस्फेयर में हो 400 पे, अगर किसी ग्रीन हाउस चैम्बर में 400 के बजाय 450 दे दी जाए तो क्या इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये जा रही ऊपर, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ गया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना प्लांट की। तो इसका मतलब यदि वर्तमान 400 से बढ़ाकर ग्रीन हाउस चैम्बर में 450 ppm कंसंट्रेशन दे दी जाए तो C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन ग्राफ देखो, क्या अब भी ये बढ़कर C4 के बराबर हो गई क्या? मतलब 450 देने के बाद भी C4 से तो नीचे ही रहेगा। कारण कौन? अरे वही पुराना दुश्मन, फोटो रेस्पिरेशन। C3 में अभी भी फोटो रेस्पिरेशन रहेगा, चैम्बर एक ही है, उसी सेल में लाइट रिएक्शन, उसी सेल में रूबिस्को को ऑक्सीजन से ज्यादा CO2 देकर ऑक्सीजन के प्रभाव को कम किया जा सकता है, समाप्त ना किया जा सकेगा। यहाँ पर पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा CO2 दोगे डार्क रिएक्शन बढ़ेगा, साथ में लाइट रिएक्शन भी बढ़ेगा। क्यों? ATP NADPH तो वही दे रहा है, और भैया लाइट रिएक्शन बढ़ गया तो ऑक्सीजन भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन ही ऑक्सीजन बढ़ा रहा है। तो डार्क रिएक्शन अकेले थोड़ी चल रहा है। तो इसका मतलब आप लाइट रिएक्शन वाली ऑटो से बच नहीं पाओगे पूरी तरह, प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हो, पूरी तरह बचना संभव नहीं है। इसलिए ये कभी C4 की बराबरी नहीं कर पाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ज्यादा CO2 देने पर भी बराबरी नहीं कर पाएगा, पर हाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और इस इंप्रूवमेंट को कहते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। फर्टिलाइजिंग क्यों? ये वर्ड आया है फर्टिलाइजर से, जो खाद डालते हैं ना खेत में, केमिकल फर्टिलाइजर, उससे भी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना। तो जैसे खाद डालने से पौधे की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इसी प्रकार से यदि CO2 देने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो उसको बोल दिया फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। क्या बोल दिया? फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। ये मतलब हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट ऐड कर दूं। वो पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट? यदि 500 ppm से ऊपर गए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज इन ऑल प्लांट्स। सभी प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई? इससे क्या मुसीबत हो गई? स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ CO2। केमिस्ट्री का पॉइंट बताएगा, CO2 केमिकली एसिडिक होती है। 500 ppm से यदि ज्यादा हो गया तो इतना इफेक्ट आने लगेगा कि इसके एसिडिक नेचर से स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। और अगर स्टोमेटा बंद हो गए तो बाहर से CO2 कैसे आएगी? CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहां चला लोगे? इसका मतलब 500 ppm को क्रॉस नहीं करना है। 500 ppm से आगे गए तो भैया उल्टा नुकसान होने लगेगा। फिर इसके बाद पॉइंट आता है CO2 कंपेंसेशन पॉइंट। कंपेंसेशन पॉइंट शब्द का उपयोग हमने पहले भी किया था।
ये वो लेवल होता है जहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और उसमें और पॉइंट जोड़ा है नया, इसमें फोटो रेस्पिरेशन भी इंक्लूड होता है। मतलब सारा ब्रेकडाउन जोड़ेंगे ना, सारा ब्रेकडाउन जोड़ेंगे। आप कहेंगे पहले आया था लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। यस, लाइट कम कर देने पर यदि ये दोनों बराबर हो जाएं तो लाइट कंपेंसेशन पॉइंट, CO2 कम कर देने पर यदि ये दोनों बराबर हो जाएं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, तो CO2 कंपेंसेशन पॉइंट कहलाएगा। मतलब CO2 कंसंट्रेशन एट विच ROP इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्लूडिंग व्हाट, फोटो रेस्पिरेशन, वो हमेशा रहेगा। अब कितनी कम CO2 पर ऐसा होगा, वैल्यू पूछ सकता है। C4 के लिए ये वैल्यू बहुत कम है, 0 से 10, और C3 के लिए ये वैल्यू ज्यादा है, 25 से 100। क्यों? दिमाग लगाओ, तुरंत वही आंसर है। C4 प्लांट का रूबिस्को ऑक्सीजन के द्वारा प्रभावित नहीं है। थोड़ी सी भी CO2 दे दोगे तुरंत अच्छा फोटोसिंथेसिस कर देगा और अपने रेस्पिरेशन के बराबर आ जाएगा। C3 प्लांट का रूबिस्को ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, यदि उससे फोटोसिंथेसिस करवाना है, केल्विन साइकिल चलवानी है, तो ज्यादा CO2 देनी पड़ेगी, तभी वो अपने रेस्पिरेशन की बराबरी कर पाएगा, वरना कर ही नहीं पाएगा। इसलिए C3 प्लांट का कंपेंसेशन पॉइंट ज्यादा है और C4 का कंपेंसेशन पॉइंट कम है। इसमें बहुत समझ के चलना होता है, बच्चे चक्कर खा जाते हैं, उनको लगता है वो प्रोडक्टिविटी पे ले जाते हैं। प्रोडक्टिविटी अलग इशू है, C4 की प्रोडक्टिविटी बेटर है, यस, ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन कंपेंसेशन पॉइंट कम है। मतलब कम CO2 पर ही बेहतर काम करने की क्षमता रखता है, कम CO2 पर ही बेहतर काम करने की क्षमता रखता है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ में ये जो पॉइंट्स हैं ये वास्तव में कंपेंसेशन पॉइंट ही है। ये कंपेंसेशन पॉइंट ही है। ये तो 0 से ऊपर निकलते ही नेट फोटोसिंथेसिस देने लगा, ये 0 पे नहीं दे पाएगा। इसको आगे 25 से 100 की रेंज, अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए रेंज आ रही है 25 से 100 की रेंज देनी पड़ेगी CO2 की, तब ये नेट फोटोसिंथेसिस दे पाएगा। तो ये जो ग्राफ आगे से शुरू हो रहा है इसका कारण भी कंपेंसेशन पॉइंट ही है। ये वैल्यूज आ गए। वैल्यू पूछने के चांस कम है, कंपैरिजन करवाने के चांस ज्यादा है। मतलब आपसे कहेगा किसका कंपेंसेशन पॉइंट कम है, C4 का कंपेंसेशन पॉइंट कम है, क्योंकि वो कम CO2 पर ही बेहतर कार्य करने की क्षमता रखता है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, मैं आपसे पूछूं बेटा, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट सुबह आ रहा था, शाम को आ रहा था, क्या CO2 कंपेंसेशन पॉइंट आपको खुले एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा? आंसर है ना। दिमाग सही लगाना है भैया, इतनी कम CO2 थोड़ी है, एटमॉस्फेयर की CO2 तो 400 ppm है। मतलब आप तो ये केवल लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो CO2 कंपेंसेशन पॉइंट का, 0 से 10 ppm, 25 से 100 ppm, खुले एटमॉस्फेयर में थोड़ी आ जाएगा, वो तो 400 ppm है। तो इसलिए मैंने लिख दिया क्लियर, CO2 compensation point cannot be observed in open atmosphere. Cannot be observed in open atmosphere. As environmental concentration, environmental CO2 concentration is much higher than compensation point. ये तो compensation point से कहीं ज्यादा है। ये नोट आ गया फिर एक आपको घुमाने के लिए, एकदम आसान। कंपेंसेशन पॉइंट पर जितना फोटोसिंथेसिस उतना रेस्पिरेशन, जितना सिंथेसिस ऑर्गेनिक मैटर का उतना ब्रेकडाउन। फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, रेस्पिरेशन क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रहा है। इसका मतलब नेट ग्रोथ 0, नेट स्टोरेज 0। जितना बनाया उतना तोड़ा तो कुछ नहीं बचा ना, 0 हो गया, और तो फिर ग्रोथ ही कहां से होगी? नेट ग्रोथ 0, नेट ऑर्गेनिक मैटर स्टोरेज 0। ज्यादा टेक्निकल पॉइंट बनेगा तो क्या कहेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पौधे के नेट स्टोरेज को ही उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 0। जब नेट स्टोरेज है ही नहीं तो काय की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? तो नेट
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी 0 है। और चालाकी, नेट गैसियस एक्सचेंज भी 0। क्यों भैया? जितनी CO2 ली फोटोसिंथेसिस में उतनी रेस्पिरेशन में रिलीज कर दी, मतलब सिंथेसिस इज इक्वल टू ब्रेक डाउन। फिर जितनी ऑक्सीजन रिलीज की फोटोसिंथेसिस में उतनी ही रेस्पिरेशन में कंज्यूम कर ली, नेट गैसियस एक्सचेंज 0। तभी तो सब बराबर हो रहा है, बराबर बराबर इज इक्वल टू बराबर, कंपेंसेशन पॉइंट सब बराबर। फिर इसके बाद पॉइंट आ गया वाटर का। पानी का क्या प्रभाव है? पानी में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पौधों ने उपयोग कितना किया। केवल 1 से 2% पानी ही पौधे फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। मतलब अधिकतर भाग पानी का क्या होता है? पौधों ने अब्जॉर्ब किया और ट्रांसपिरेशन में लॉस्ट हो गया। पौधों ने अब्जॉर्ब किया और पत्तियों से होने वाले ट्रांसपिरेशन में लॉस्ट हो गया, भाप के रूप में जाता रहता है। ये अधिकतर होता है। फोटोसिंथेसिस में तो पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए पानी का केवल 1 से 2%। अब पानी की कमी, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, स्कैर्सिटी मतलब पानी की कमी का क्या प्रभाव होगा? 2 प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। एक है डायरेक्ट प्रभाव किससे संबंधित है? फोटोलाइसिस। क्या ये हो सकता है? पॉसिबल है, यस। क्योंकि पानी यूज हो रहा है, लेकिन वेरी लेस चांसेस। ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जिससे पूछो कि पानी कम हो गया, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, क्यों? सब बच्चे जाते हैं दौड़ के, सर वो फोटोलाइसिस। भैया इसके चांस बहुत कम है, क्योंकि केवल कितना चाहिए? 1 से 2%। ज्यादा चांस किसके हैं? इनडायरेक्ट इफेक्ट के, इसके चांसेस ज्यादा है। इसमें भी एग्जैक्ट आंसर पर लिखूंगा। पानी की कमी होने पर पौधे का सबसे बड़ा रेस्पॉन्स होता है ट्रांसपिरेशन रोको, स्टोमेटा बंद करो, स्टोमेटा क्लोज करो। लेकिन स्टोमेटा क्लोज करने से केवल ट्रांसपिरेशन ही नहीं रुकेगा, CO2 की एंट्री भी तो रुक जाएगी। CO2 एंट्री इनहिबिटेड। ट्रांसपिरेशन तो रोक लिया, लेकिन CO2 नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां से चल जाएगा? स्टोमेटा बंद होना, यही सबसे मोस्ट कॉमन इफेक्ट है। पानी की कमी का यह सबसे कॉमन इफेक्ट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पानी की कमी का यह सबसे कॉमन इफेक्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट और क्या हो सकता है? पत्तियों में विल्टिंग हो गई, सिकुड़ गई, पत्तियों में रोलिंग हो गई, मोनोकोट में हो जाती है, तो इससे क्या होगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इससे भी फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होगा। क्या ये तीनों पॉसिबल हैं? यस, जो पॉसिबल है वो मैंने लिखे। लेकिन इनमें सबसे मुख्य प्रभाव किसका? स्टोमेटा के बंद होने का, जिससे CO2 की सप्लाई नहीं मिलेगी। ध्यान रहे, अगर कोई आपसे पूछे पानी की कमी से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो सकता है, यस। व्हाट फोटोलाइसिस सबसे बेहतर आंसर है ना। स्टोमेटा क्लोजिंग से CO2 की अवेलेबिलिटी कम होना, यह सबसे बेहतर आंसर है। वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, धोखा देने वाला तुरंत। और आजकल जो ट्रेंड देख रहे हैं पेपर में क्वेश्चन का, वो यही है, सिलेबस के अंदर रहो और बच्चे को चुपके से धोखा दे दो। क्योंकि वाटर देखते ही बच्चा कहता ओके फोटोलाइसिस, और फिर आंसर का हो जाता लाइसिस। समझ के, ये थ्योरी ज्यादा नहीं है पानी में, पर क्वेश्चन सटीक है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एंजाइम्स को प्रभावित करता है। तो जहां एंजाइम्स का रोल ज्यादा है उसी पर प्रभाव पड़ेगा। जो डार्क रिएक्शन है वो एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है, वहां रोल ज्यादा है। मल्टीपल स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। आपने सारे एंजाइम नहीं पढ़े, जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सब नहीं बताते हैं, क्यों आपके भेजे में मच मचाई। लेकिन ये बात सच है कि डार्क रिएक्शन एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो इसलिए डार्क रिएक्शन पर जो प्रभाव है ज्यादा है। तो टेम्परेचर मेनली अफेक्ट्स डार्क रिएक्शन एज इट इज एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस, क्योंकि ये एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है।
फिर यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर से रिलेटेड। Q10 के कुछ एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी तो नहीं देता है इसलिए बहुत सीमित सा पॉइंट ले रहा हूँ, लेकिन दूंगा कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन से आपका सामना हो जाए तो थोड़ा केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। Q10 फॉर फोटोसिंथेसिस। Q10 का मतलब होता है क्वोशेंट और रेशो एट अ डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस, 10 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, क्यू मतलब क्वोशेंट मतलब रेशो। किसी प्रोसेस का रेट कितना चल रहा है उसको 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर जो रेशो निकाला जाए उसको Q10 बोलते हैं। मैंने लिखा आपके सामने एकदम क्लियर, ROP मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट x प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। ये आसान तरीका है याद करने का। उसको डिवाइड कर दिया किससे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट x डिग्री सेल्सियस। तो कितने डिग्री का अंतर है, 10 डिग्री। हायर वाले को ऊपर रखना है, लोअर वाले को नीचे रखना है। ये जो रेशो आता है इसी को क्या बोलते हैं, Q10 बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए ये रेशो कितना आता है, 2:3। अगर एक आंसर देना पड़े तो 2 ज्यादा करेक्ट है। मैंने कहा था केमिस्ट्री है थोड़ी सी, मैं याद दिलाता हूं अगर आपको पढ़ा होगा उसको। तो केमिस्ट्री कहती है कि एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस में यदि आप सुटेबल रेंज में है, मतलब ऐसा नहीं कि 100-200 डिग्री, एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस में यदि आप सुटेबल रेंज में हैं, 20-30 का कंपैरिजन करें, 35-45 डिग्री का कंपैरिजन करें, सुटेबल रेंज में है, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोसेस का रेट लगभग डबल हो जाता है। यार रेशो 2 आने का मतलब है तो रेट डबल हो गया ना। जो x डिग्री पर था, x प्लस 10 पर, उसका डबल होगा तब तो रेशो 2 आएगा। तो ये केमिस्ट्री भी कहता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोसेस का रेट लगभग डबल हो जाता है। लेकिन चेतावनी दोबारा दूंगा, ये x और x प्लस 10 कैसे होने चाहिए, जैसे 25-35 या 20-30, 35-45, इसके ऊपर नहीं जाना है, वरना तो एंजाइम डैमेज होने लगेगा। मतलब अनसूटेबल रेंज में तुलना नहीं होनी है, तो सूटेबल रेंज के अंदर ही होना चाहिए ये 10 डिग्री का अंतर। और इसी रेशो को क्या बोलते हैं, Q10 बोलते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है। यस, ये पहले ही बता दिया कि ये मुख्य रूप से किसके कारण है, डार्क रिएक्शन के कारण है। ये किसके कारण है, डार्क रिएक्शन के कारण है। मतलब बहुत ज्यादा खींचा भी नहीं उसको मैंने, और मेन जो पॉइंट है उसका वो आपके सामने रख दिया है। इतनी जानकारी रखेंगे क्वेश्चन बनेंगे आपके। फिर इसके बाद टेम्परेचर के फैक्टर में कहानी आती है। एक एंजाइम पढ़ा था हम लोगों ने, PPDK, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। याद करो, PEP रीजनरेशन में काम करता था, C4 और कैम प्लांट में करेगा, क्योंकि PEP का काम C4 कैम में ही था, C3 में तो था नहीं। ये एंजाइम कम टेम्परेचर पर अच्छा काम नहीं करता। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर। जब कोई कहे सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर तो इसका मीनिंग बनता है पुअर वर्किंग एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर अच्छा वर्क नहीं करता। और तो तुरंत रिजल्ट आ गया कि ये एंजाइम किस में था, C4 में और कैम प्लांट में। इसका मतलब C3 प्लांट की तुलना में कम टेम्परेचर पर इन दोनों की फोटोसिंथेटिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। इसलिए मैंने लिखा है C4 एंड कैम प्लांट शो पुअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ROP कौन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट लो टेम्परेचर। किसकी तुलना में, C3 प्लांट की तुलना में। ये मतलब आता है PPDK का क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ सटीक चीजें, जो काम के पॉइंट है वो लिखे हैं। PPDK पर 2 प्रकार के सवाल बनते हैं कि टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है, PPDK। लो टेम्परेचर पर खासकर ये अफेक्ट होता है, एडवर्सली अफेक्ट होता है। फिर पॉइंट आता है आसान एकदम, क्लोरोफिल। छोटा बच्चा भी पहचाने। एक यंग ग्रीन लीफ है तो पौधा पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल बनाता है, कोई कमी नहीं छोड़ता है, तो उसमें ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, नॉट लिमिटिंग फैक्टर इन यंग ग्रीन लीफ। लेकिन जब पत्तियां पुरानी होने लगती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होने लगता है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो अब आप कितनी भी लाइट दें,
कितना भी पानी पिलाएं पौधे को, यही लिमिटिंग फैक्टर रहेगा, क्लोरोफिल ही लिमिटिंग फैक्टर रहेगा। बट लिमिटिंग फैक्टर इन ओल्ड येलो लीव्स, ये आप पहचानेंगे, इंटरनल फैक्टर है प्लांट का, प्लांट खुद ही बना रहा है ना, हम थोड़ी उसको क्लोरोफिल का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ये एकदम आसान पॉइंट हो गया। यंग ग्रीन लीफ में नहीं है, ओल्ड में यही लिमिटिंग फैक्टर है। बाकी आप कितनी लाइट दें, पानी दें, सूटेबल टेम्परेचर दें, बात नहीं बनेगी। पीली पत्ती से थोड़ी फोटोसिंथेसिस करा लोगे सूटेबल। फिर उसके बाद पॉइंट आता है फिर एनसीईआरटी का पॉइंट, लीफ साइज, पत्ती का आकार। पपीते की पत्ती का साइज अलग है, नीम की पत्ती का साइज अलग है, लेकिन क्या ये साइज हमने बनाया है? अरे ये उसका इंटरनल फैक्टर है। पपीते की पत्ती का साइज पपीते जैसा ही होता है ना, पीपल की पत्ती अलग है, नीम की पत्ती अलग है। लीफ एंगल, एनसीईआरटी लिखता है और अपनी महान अंग्रेजी का उपयोग करके ओरिएंटेशन, लीफ ओरिएंटेशन का मतलब है लीफ एंगल। लीफ एंगल, लीफ का नंबर, हर पेड़ में पत्तियों की संख्या भी बराबर नहीं है, स्पीशीज टू स्पीशीज बदल रही है। मतलब अगर बराबर आकार के भी लेंगे तब भी उनमें पत्तियों की संख्या बराबर नहीं है। ये कैसे डिसाइड हो रहा है? अरे भैया ये पौधे में इंटरनली डिसाइड हो रहा है, ये भी इंटरनल फैक्टर्स हैं। और लैंग्वेज आ गई, जेनेटिकली डिटरमाइंड। पपीते की पत्ती का आकार हर जनरेशन में पपीते ऐसा ही रहता है, साइज शेप वैसा ही रहता है, इसका मतलब जेनेटिकली डिटरमाइन हो रहा है ना। फिर एनसीईआरटी की महान अंग्रेजी का उपयोग क्या कहता है एनसीईआरटी इसको? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। महान 223 या 24 पेज पर उसने ये महान अंग्रेजी तुरंत फैला दी है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है जेनेटिकली डिटरमाइंड, मतलब जीनोटाइप के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्लांट का जीनोटाइप निर्धारित करता है कि उसकी पत्तियों का आकार, उनका एंगल, उनकी संख्या क्या होगी। बिल्कुल सच्ची बात है, क्या दिक्कत है? रहेगा ना, ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसा ही रहेगा। मैंने कहा ना पपीते की पत्ती पपीते जैसी रहेगी, अगले जनरेशन में गुलाब की पत्ती थोड़ी हो जाएगी वो। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी आती है इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स क्या है? ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इनहिबिट करने की एबिलिटी रखते हैं। दो कैटेगरी में बांटे, इनहिबिटर्स ऑफ PS2, इनहिबिटर्स ऑफ PS1। काम कैसे करते हैं ये? जब PS2 से एक्साइटेशन हुआ था, फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन लिया था। फियोफाइटिन किसको दे रहा था? PQ को। ये इनहिबिटर्स they inhibit the electron transfer from pheophytin to PQ। फियोफाइटिन से PQ के पास इलेक्ट्रॉन जाने से रोक देते हैं। आप कहेंगे फिर PS2 को कैसे इनहिबिट किया? भाई फियोफाइटिन से आगे नहीं जाएगा तो फियोफाइटिन भी तो PS2 से नहीं लेगा ना, तो PS2 की वर्किंग रुक जाएगी। तो इसका मतलब PS2 इनहिबिट हो गया इसके द्वारा। दो ही एग्जांपल याद करने हैं, DCMU एंड PAN। कम कर दिए पहले से, हाँ 1-2 साल से कम कर रहे हैं और कम कर दिए। मतलब ऐसी कोई चीज जो एनसीईआरटी यहाँ नहीं देता है तो उसमें बिल्कुल जो बहुत नेसेसरी लगा है वही आपको दे रहा हूँ। मतलब हमारा टारगेट केवल क्वेश्चन करने का है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करने का बिल्कुल नहीं है। DCMU, खाली DCMU भी नाम याद रखेंगे तो भी सवाल बन जाएगा, जो है डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया। DCMU इज डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया। पैन का पूरा नाम भी याद करेंगे तो आपको काम आएगा। पैन इज क्योंकि दूसरी जगह भी काम आता है। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी एक फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर के रूप में काम करता है। ये भी ये DCMU और पैन दो एग्जांपल हो गए। हाँ, नाम ऐसे DCMU कहलाता है। इनहिबिटर्स ऑफ PS1 इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम FRS टू FD, मतलब प्राइमरी एक्सेप्टर से अगले कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन जाने से रोक दो, अगले कैरियर पर इलेक्ट्रॉन जाने से रोक दो। दो एग्जांपल इधर भी दिए, पैराक्वेट डाइक्वेट, पैराक्वेट एंड डाइक्वेट। अब ये जो चर्चा आई इसके कारण क्या है? एक तो पैन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक पॉल्यूटेंट है,
एक प्रदूषक है, एक पोल्यूटेंट है, जिसके कारण पौधे विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये जो दोनों कंपाउंड हैं यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, पौधों को किल करने के लिए, इनका छिड़काव कर दो, जब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा तो पौधा मर जाएगा ना। सो इन कंपाउंड्स को हर्बिसाइड के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, इनका उपयोग ज़्यादा है, DCMU का भी हो सकता है यूज। तो मैंने यहाँ कॉमन पॉइंट लिख दिया, जो ये कंपाउंड्स हैं इनमें से कोई भी, वैसे ये ज़्यादा यूज होते हैं। इनका हर्बिसाइड्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फिर आपसे चालाकी की जा सकती है, आंसर देना। PS2 का इनहिबिटर साइक्लिक प्रोसेस को रोकेगा, नॉन साइक्लिक को? नॉन साइक्लिक को, क्योंकि PS2 केवल नॉन साइक्लिक में था। PS1 का इनहिबिटर साइक्लिक को रोकेगा, नॉन साइक्लिक को, या दोनों? दोनों, क्योंकि PS1 साइक्लिक में भी था और नॉन साइक्लिक में भी था। इसीलिए इसके जो इनहिबिटर हैं वो बेटर हर्बिसाइड है, क्योंकि वो काम तमाम ही कर देते हैं, ना साइक्लिक छोड़ते ना नॉन साइक्लिक छोड़ते। तो ये दोनों को रोकेगा। अंतर आया ना समझ में? तो PS2 के इनहिबिटर की तुलना में PS1 के जो इनहिबिटर्स हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। वो तो साइक्लिक को भी बंद कर देंगे, ATP भी बनना अभी बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है वो पूरा ही इन्होंने रोक दिया। फिर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं, उनमें दो हिस्से लूंगा, एक हिल एक्सपेरिमेंट लूंगा और एक बैक्टीरिया के बारे में कुछ पॉइंट लूंगा। यहां पर भी वही टारगेट है कि कुछ नॉलेज आपको मिल जाए। एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऊपर लिख दिया है क्योंकि आपका सवालों से सामना होगा। NCERT नहीं देता लेकिन क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। हिल एक्सपेरिमेंट, हिल कौन है यहाँ पर? रॉबर्ट हिल। मतलब यहाँ हिल शब्द का अर्थ पहाड़ी नहीं है कि आप पहाड़ पर चढ़ के बैठ गए। हिल एक्सपेरिमेंट पहाड़ी पर चढ़कर होता है? नो, यहाँ हिल का मतलब साइंटिस्ट का नाम है। रॉबर्ट हिल ने क्या किया? एक कंटेनर लिया, उसके अंदर आइसोलेटेड थाइलाकोइड्स को रखा, पानी भर दिया, उस पानी में सूटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऐड किया, उस पानी में सूटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऐड किया, पानी के अंदर ऐड कर दिया। अब इसको लाइट दे दी, क्या देखने के लिए मिला? O2 बबल्स देखने के लिए मिले। O2 बबल्स। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ दिमाग लगाना। लाइट दी है, यस। थाइलाकोइड्स हैं, यस। क्या कहीं इस डायग्राम में CO2 है क्या? ना। स्ट्रोमा है क्या कहीं? तोड़ के थाइलाकोइड ले रखे हैं खाली। CO2 का कोई जिक्र नहीं है। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कर रहा है? याद करो, जब प्राकृतिक लाइट रिएक्शन में भी प्रोसेस चलता है तो आखिरी में NADP+ चाहिए होता है नेचर में। आपने बीकर में थाइलाकोइड रख दिए तो यार यहाँ तो NADP+ नहीं है ना पानी में, तो उसके जगह पर आपको कोई ना कोई आर्टिफिशियली कुछ देना पड़ेगा ना, जिससे कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस चल सके। इन नेचुरल नॉन साइक्लिक प्रोसेस जब ऑक्सीजन रिलीज होती है NADP+ इज अवेलेबल इन स्ट्रोमा। इधर लिख दिया मैंने। NADP+ है नेचुरल कंडीशन में। आप में से कुछ बच्चे जो ज्यादा दिमाग लगाएंगे वो कहेंगे सर प्रोटॉन भी तो लिया था। पक्का लिया था, उसका बड़ा महत्व नहीं है यहाँ, क्योंकि प्रोटॉन तो उसने स्ट्रोमा से लिया था, थाइलाकोइड से क्या लिया था? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम तो इस थाइलाकोइड से फंक्शन चलवाना चाह रहे हैं ना, और थाइलाकोइड से इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया तो ये इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा। कहां से लेगा? वाटर से। वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो क्या इस डायग्राम में कहीं CO2 का रोल है? ना, नो CO2 यूज्ड। लेकिन क्या फिर भी ऑक्सीजन रिलीज हुई है? यस। इससे फिर से यह दर्शाया जाता है कि बिना CO2 के भी O2 रिलीज हो रही है, बबल्स आ रहे हैं।
इसका मतलब जो O2 आ रही है वो CO2 से नहीं आ रही है, जो O2 रिलीज हो रही है वो CO2 से नहीं आ रही है। हाँ, आज भी आपसे अगर कहे कि साबित किसने किया तो वही रहेगा रूबेन हासेड कामीनी, वो पुराना एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसका भी आपको क्वेश्चंस में उपयोग मिलेगा। आर हिल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये रिजल्ट लिखा मैंने, सब बताऊंगा जो काम की चीज है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट O2 रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस डज नॉट कम फ्रॉम CO2। ये साबित करता है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में CO2 का उपयोग ही नहीं किया गया। फिर दोबारा डायग्राम यूज करूंगा। क्या इस एक्सपेरिमेंट में कहीं CO2 है? ना। बहुत ध्यान से जब आप देखेंगे तो आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं और कहीं कहीं क्वेश्चन में भी आ सकता है, सर आपने ये थाइलाकोइड लिए हैं, अगर थाइलाकोइड की जगह हम पूरा क्लोरोप्लास्ट ले लें, मतलब थाइलाकोइड, स्ट्रोमा और बाहर की मेम्ब्रेन सब कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट, तो स्ट्रोमा आ गया। स्ट्रोमा आ गया तो उसमें डार्क रिएक्शन चलाने की एबिलिटी आ गई। यदि आप कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट लेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, ले सकते हैं बिल्कुल, तो आपको आर्टिफिशियली ऐसा चैम्बर बनाना पड़ेगा जिसमें CO2 उपलब्ध ना हो। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में इफ कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ थाइलाकोइड, देन द एनवायरमेंट प्रोवाइडेड मस्ट बी फ्री ऑफ CO2। क्योंकि स्ट्रोमा आ जाएगा तो CO2 उपयोग करने की एबिलिटी आ जाएगी। अभी तो चारों तरफ CO2 होगी भी तो ये यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि स्ट्रोमा है ही नहीं इसमें। और अगर आपने कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट ले लिया, देन द एनवायरमेंट सराउंडिंग दैट एक्सपेरिमेंट इन दैट चैम्बर मस्ट बी फ्री ऑफ CO2। CO2 नहीं होना चाहिए और तब भी बबल्स आएंगे ऑक्सीजन के। इससे साबित होगा कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस चला और O2 रिलीज हुई। अब इस एक्सेप्टर पर क्वेश्चन बनते हैं, यह सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा कंपाउंड हो सकता है? पानी में हम क्या मिला सकते हैं? सबसे कॉमन क्वेश्चन DCPIP, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। इसके स्थान पर और क्या दे सकते हैं? पोटेशियम फेरिसाइनाइड दे सकते हैं, या ये नहीं दिया तो वही दे सकते हैं जो प्रकृति में सप्लाई होता है, पर उसको आपको आर्टिफिशियली पानी में डालना पड़ेगा, NADP+, आर्टिफिशियली प्रोवाइडेड हियर। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्राकृतिक रूप से भी NADP+ होता है? यस, पर यहां कौन प्रोवाइड करेगा? हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं पानी के अंदर। ऐसे चल रहा है। तो आप कहेंगे अच्छा, मीनिंग ये है कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस में PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, प्रोसेस चलते हुए PS1 के पास पहुंचा, फिर एक्साइट हुआ और फिर NADP+ ले गया, प्रोटॉन उसने स्ट्रोमा से ले लिए, NADP+ ले गया, तो इधर से तभी तो ये PS2 वाटर से इलेक्ट्रॉन मांगता है। लेकिन अगर NADP+ ही नहीं है तो फिर PS2 से प्रोसेस आगे चलना ही बंद हो जाएगा। जब उधर कोई मांग ही नहीं रहा तो प्रोसेस कहां से चलेगा? तो इसलिए यहां पर NADP+ यदि उपलब्ध नहीं है तो आप कोई आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दे दो या आर्टिफिशियली NADP+ सप्लाई कर दो, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस चल जाएगा, बिना CO2 के भी चल जाएगा, बिना डार्क रिएक्शन के चल जाएगा, और इस कारण से O2 भी रिलीज हो जाएगी, जिससे साबित होगा दैट O2 डज नॉट कम फ्रॉम CO2। पॉइंट आगे फिर बिल्कुल आखिरी में चैप्टर के बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के छोटे छोटे पॉइंट लूंगा जो एक्स्ट्रा पॉइंट है केवल। मतलब हमारा टारगेट कोई पूरी बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस डिस्कस करना नहीं है। क्या क्या सवाल हो सकते हैं? ये कौन सी लाइट को उपयोग करता है? फार रेड या इंफ्रारेड लाइट, जिसका मीनिंग है अबव 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर वाला रेंज क्या था रेड लाइट का, उसके आगे की वेवलेंथ वो कहलाती है फार रेड या इंफ्रारेड। किस लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन? 870-890 नैनोमीटर का, 870-890 नैनोमीटर पर ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो बिल्कुल क्रिटिकल आंसर वाले पॉइंट बता रहा हूं, क्या क्या पूछ सकता है। तो क्या इन्होंने भी लाइट का उपयोग किया? यस। पार वाली रेंज है? नो। इंफ्रारेड फार रेड वाली रेंज है, उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बता दिया। फिर एक क्वेश्चन है जो पहले करा रखा है, दोबारा नाम लिखा नहीं है, क्रोमेटोफोर वाला। प्रोसेस चलेगा कहाँ? फोटोसिंथेटिक लैमेली क्रोमेटोफोर वाला। H2O यूज करेंगे? नहीं। O2 रिलीज करेंगे? नहीं।
जब भी बैक्टीरिया वर्ड लिखेगा खाली, तो अपने आप उसमें जबरदस्ती साइनोबैक्टीरिया नहीं चिपकाना है। साइनोबैक्टीरिया का सवाल यदि करेगा फोटोसिंथेसिस के मामले में, तो पूरा साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी लिखेगा, अपने आप साइनो नहीं चिपकाना है इसमें आपको, क्योंकि उसका फोटोसिंथेसिस अलग है इससे। खाली बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस लिखेगा तो वो कभी कंसीडर नहीं होगा। यही कंसीडर होगा जो लिख रहा हूं, H2O नॉट यूज्ड, O2 नॉट रिलीज्ड। किसका उपयोग दिखाया था? H2S का। सल्फर रिलीज हो रहा था, लेकिन H2S क्या कर रहा है वहां पर? सल्फर रिलीज करेगा तो किसका डोनर है? हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डोनर है, हाइड्रोजन डोनर है। तो जैसे हाइड्रोजन डोनर वाटर था प्लांट में, वैसे ही इन बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर कौन है? H2S। याद कराया, पर दोबारा इस पे तक दबाव क्यों दे रहा हूं, फिर बोलूंगा। क्या प्लांट को फोटोसिंथेसिस चलाने के लिए वाटर चाहिए? यस। प्लांट को क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस चलाने के लिए? वाटर। इलेक्ट्रॉन सीधा फोटो सिस्टम को देता है और प्रोटॉन ल्यूमेन में जाते हैं और वही बाद में स्ट्रोमा में भी चले जाते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर बोलते हैं। इसमें वाटर की जगह कौन है? H2S। कौन है? H2S। क्या साइक्लिक प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जरूरत पड़ी थी क्या? ना। मतलब अब मैं सवाल करूंगा, क्या बैक्टीरिया में नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है? यह सबसे टेढ़ा सवाल है, सबसे टेढ़ा, जिसका आंसर कई किताबें भी गलत देती हैं और मैंने बोर्ड पे बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस प्रेजेंट है, यस। बेटा अगर नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता ही नहीं तो ये H2S का अचार डालता। H2O की जगह H2S उपयोग हो रहा है, तो भैया H2O कहां था? साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में? नॉन साइक्लिक में। इसका मतलब H2S उपयोग हो रहा है, तो इसका मतलब नॉन साइक्लिक प्रोसेस तो है। कहने का सही तरीका है नॉन साइक्लिक तो है, लेकिन बट नॉट सिमिलर टू प्लांट्स। H2O का उपयोग नहीं है, O2 रिलीज नहीं है। सो देयर इज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बट इट इज नॉट सिमिलर टू प्लांट्स। प्लांट्स के जैसा नहीं है, प्लांट्स के जैसा नहीं है। PS2 एब्सेंट, ये जनरल पॉइंट है। मतलब प्लांट के जैसा PS2 नहीं है, उसके जगह कुछ और है जो नॉन साइक्लिक को चलाने में सहायता कर रहा है। साइक्लिक प्रोसेस चलेगा, यस, वो अलग से चलेगा। एसिमिलेटरी पावर क्या है? ATP प्लस NADH2। धीरे और संभल के चलना है, धीरे और संभल के चलना है। NADH2 लिखा है, NADPH2 नहीं लिखा है। ये अंतर है, छोटा सा ही सवाल है, तुरंत धोखा दे देता है। मतलब बैक्टीरिया का लाइट रिएक्शन क्या बनाता है? ATP प्लस NADH2। प्लांट का लाइट रिएक्शन क्या बना रहा था? ATP प्लस NADPH2। प्लांट में था NADPH2, यहां है NADH2। एक फॉस्फेट का अंतर है, इसमें पहले भी समझा चुका हूं चीजों को। तो एक फॉस्फेट का अंतर है। बाकी इसके बाद डार्क रिएक्शन चलेगा, यस। कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, यस। उनमें कोई ऐसा अंतर नहीं है। तो जो जो पॉइंट अंतर के थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। फैक्टर्स, हिल रिएक्शन, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, अभी आपकी सारी कहानी कवर होगी। अब तो केवल वो सवाल बच सकता है जिसका कोई एज सच रेलिवेंस नहीं हो, बाकी आपका सवाल नहीं बचेगा कोई। मतलब जब मैं किसी चैप्टर को पढ़ाकर चलता हूँ तो उसके आसपास एग्जाम में एग्जाम वाला सवाल नहीं बचेगा। कोई इररेलेवेंट सवाल, साइंटिस्ट के नाम वगैरह जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ किताबें छाप के रखती हैं, उससे परेशान नहीं होंगे। रेलिवेंट पॉइंट्स आई हैव कवर्ड ऑल एंड दिस फिनिशेज आवर चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। लंबी कहानी थी, मेरा वही कहना है, मैंने मेहनत की है, वापस आपको मेहनत करनी है, गलती रोकनी है। Everything must be here and all answers must be correct। सब भेजे में भरना है और जरूरत पड़ने पर तुरंत सही आंसर चिपका देना है। सही आंसर चाहिए।